हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें अच्छा माना जाता है। देखिए, आम तौर पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक एम होता है कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए। हालांकि कभी कभी क्या होता है, कट ऑफ ऐसी निकलती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, डिस्पाइट ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन, आप कभी कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या केंद्रीय स्तर पर जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें एडमिशन लेने में सक्षम नहीं होते हैं, या आप बैड लक रहा और नहीं हो पाया। कभी कोई ब्रूट लक भी होता है, नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है या ऐसी स्थिति आन पड़ी है तो आपको कहीं से भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। और आज के इस वीडियो में मैं उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम लूँगा। इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों ने NIRF रैंकिंग्स का सहारा लिया है। तो आप लोग एक अलग वीडियो में भी NIRF के बारे में थोड़ी जानकारी मुझसे ले चुके हैं। हम उसी जानकारी से दोबारा गुजरने का प्रयास करेंगे कि आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का एक अच्छा इमेज बन जाए। देखिए, जहाँ तक इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का सवाल है, इसमें कई तरीके से काम कराया जाता है। मसलन, एक तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं ही हमारे पास, पूरी सरकारी विश्वविद्यालयों का पूरा एक ढांचा है। और उसी में स्टेट लेवल पर हमारे पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम NIRF पर फोकस करें। NIRF, जैसा आप सब जानते हैं, इसका मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन से संस्थान अच्छे हैं, इनको लेके एक रैंकिंग फ्रेमवर्क हमारे देश में मौजूद है। जहां तक NIRF का बात है तो ये 2015 में एक तरीके से इसको हरी झंडी मिली थी। और जब 2015 में इसे हरी झंडी मिली थी तो एक बात कही गई थी कि हमारे पास एक ऐसा ढांचा होना चाहिए जिसके माध्यम से, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा मेथड होना चाहिए जिसके माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूशंस को रैंक कर सकें। अब देखिए, रैंकिंग क्यों जरूरी है? रैंकिंग हमें बताती है कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की तुलना में ज्यादा बेहतर है या गड़बड़ है। अगर आप इन रैंकिंग्स के माध्यम से स्टेट यूनिवर्सिटीज को चुनेंगे तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा बेहतर स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक होंगे। इस वीडियो का दूसरा फायदा क्या है? आपको यह भी पता रहेगा कि वो कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर दे रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज को आपको दिमाग में रखना चाहिए। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से इस यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश किया गया था। और जब मिनिस्ट्री ने इस काम को किया तो उन्हें सहायता दी थी एक कोर कमेटी ने। इस कोर कमेटी में काफ़ी ज़्यादा माननीय पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे, सरकारी महकमे के लोग मौजूद थे। और इन्होंने एक ढांचा तैयार किया। वो ढांचा क्या है? तो देखिए, शॉर्ट में वो ढांचा ये है। मतलब, हम किसी भी यूनिवर्सिटी को कैसे रैंक करते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि वहां पे टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज का लेवल क्या है। इसके बारे में अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पहले आप नाम जान लीजिए। दूसरा, हम जानना चाहते हैं कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं। तीसरा, हमें पता लगता है कि ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या है, यानी जो लोग पढ़ चुके हैं वो कहाँ गए, उन्होंने क्या काम करना शुरू किया। क्या वो किसी जॉब सेक्टर में चले गए, प्लेसमेंट में चले गए, मान लीजिए मार्केट में चले गए, या उन्होंने फर्दर रिसर्च की एक्टिविटीज को अपना लिया और फर्दर पढ़ाई अपना हायर एजुकेशन में करने लग गए, लैडर पे चढ़ने लग गए। चौथा, हम देखते हैं कि आउटरीच और इंक्लूसिविटी कैसा है। मतलब कि वो कितने दूर दूर तक उसका दायरा फैला हुआ है। और दूसरा, वहां पे माहौल कैसा है। क्या वहां पे केवल ऐसे लोग पढ़ सकते हैं जो ठीक ठाक परिवारों से आते हों? क्या वहां पे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए अच्छी जगह है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फाइनली एक चलता है परसेप्शन, यानी जो लोग वहां काम करते हैं, जो पीयर ग्रुप है, उसका परसेप्शन क्या है। जो लोग उस सरकारी यूनिवर्सिटी को जानते हैं, जो सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, उनके मन में क्या परसेप्शन है। आसपास के क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंस्टीट्यूशन को लेकर कैसा परसेप्शन मौजूद है। तो एक एक करके हम इन फ्रेमवर्क्स को थोड़ा सा एक सरफेस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां तक पहला फ्रेमवर्क की बात है, टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज, अब ये क्या क्या है? सबसे पहला, हम इसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को समझना चाहते हैं। अब मान लीजिए एक ही क्लास में 150 बच्चे बैठे हों, क्या पढ़ाई अच्छी होगी वहाँ पे? बिल्कुल नहीं होगी। अगर टीचर का स्टूडेंट का रेशियो ठीक नहीं है कि एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, इस आइडियल को फॉलो नहीं किया जाता है। अब देखिए, एक रिसोर्स में हमेशा स्कार्सिटी तो रहेगी ही, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर फॉलो कर लिया जा रहा हो या एकदम जैसा लिखा गया वैसा ही हो पा रहा हो। हालांकि 19-20 का फर्क हो, 18-20 का फर्क हो, पर मान लीजिए सीधा 5 और 20 का फर्क है, तो ऐसे कॉलेज को या ऐसे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी को हमें नहीं चुनना चाहिए। इसी तरह फैकल्टीज कितनी है जिनके पास PhD है। PhD भी किस
जगह से, ये भी मायने रखता है। अगला रहता है फिनेंशियल रिसोर्सेज और उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है। क्या इंस्टीट्यूशन के पास इतने संसाधन हैं कि वो एक आपको अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाए? क्या अच्छी जगह पे उस पैसे को खर्च किया जाता है? ऐसे सवालों को भी रैंकिंग के दायरे में रखा जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन का क्या लेवल है? मल्टीपल वेज में एंट्री एग्जिट मौजूद है कि नहीं है? मतलब कि पढ़ाई के स्तर पे हमें इसे समझने की कोशिश करनी है कि कितने तरह के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, और इंडियन नॉलेज सिस्टम और रीजनल लैंग्वेजेस को कितना वहाँ पे बढ़ोतरी या इज्जत दी जाती है। तो ये पहला दायरा है ना, टीचिंग का, लर्निंग का और रिसोर्सेज का। एनआईआरएफ में जो दूसरा बड़ा दायरा है वो है रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का, मतलब कि पब्लिकेशन कितना हो रहा है। अब पब्लिकेशन तो कई लोग कर सकते हैं, आजकल का तो ज़माना ऐसा है कि कोई और लिख रहा है, किसी और के नाम पे पब्लिश हो रहा है। ऐसे तमाम जर्नल्स की लिस्ट यूजीसी निकालते रहती है जो उनके दायरे या उनके हिसाब से अच्छी लिस्ट या अच्छे जर्नल्स नहीं हैं। और इसी तरह कुछ निकलते हैं, स्कोपस लिस्ट होता है, अगर उसमें किसी का पब्लिकेशन है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो रिसर्च में पब्लिकेशन कैसे किया जा रहा है, फिर आपने अच्छा पब्लिकेशन किया है कि नहीं किया, ये कैसे पता लगेगा कि आपके काम को बाकी लोग साइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब साइटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके काम को रेफरेंस में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, आपके पेटेंट्स कितने हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें आपने स्टैब्लिश की है जो आप ही का यूनिक पार्ट है कि आपसे पहले किसी ने किया ही नहीं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स का क्या लेवल है, इस तरीके से हम समझते हैं। अगला जो रैंकिंग का फ्रेमवर्क है वो है ग्रेजुएशन आउटकम्स। देखिए आउटकम क्या होता है कि क्या निकल के आया है ना, अंत में क्या प्रोडक्ट निकला। ग्रेजुएशन क्या है, वहां से आपने पढ़ाई की हो, ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन का आउटकम क्या है, आपकी पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट्स कैसी हो रही हैं, यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है एग्जामिनेशन का, मीडियन सैलरी कितनी मिल रही है किसी जो भी काम करके निकला है, पीएचडी कितने एनरोल हो रहे हैं और कितने कंप्लीट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह एक और लेवल है हमारे पास आउटरीच और इंक्लूसिविटी का। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डाइवर्सिटी है कि नहीं स्टूडेंट्स में, कहाँ कहाँ से किस किस क्षेत्र से कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है, विमेन डाइवर्सिटी है कि नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि क्लासरूम में ज्यादा संख्या में पुरुष मौजूद हैं, महिलाओं का एक्सेस है ही नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात है, आज के दौर में तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? किसी भी देश को आप प्रगतिशील या विकास के पथ पर चलते हुए नहीं मानते अगर महिलाओं का योगदान पूर्णतः वहां पे मौजूद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी कॉलेज में मान लीजिए 50-50 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो है ना, इस तरीके का रेशियो मेंटेन्ड है विमेन और मेन के बीच में, इसका मतलब वहां पे लड़कियां जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, वो एक सेफ स्पेस है। इतना ही नहीं, जो इकोनॉमिकली और सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, ये जो गरीब परिवेश से आ रहे हैं, दुर्बल परिवेश से आ रहे हैं, है ना, जो कमजोर परिवेश से आ रहे हैं, क्या वो लोग वहां पे जाके पढ़ाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं दिल्ली में देखता हूँ, पूरे दिल्ली में कई, पूरे भारत के कई क्षेत्र से आते हैं बच्चे पढ़ाई करने के लिए, और कई बार उनके मन में एक सवाल रहता है कि हम दिल्ली में रहने का खर्चा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसका सीधा मतलब हुआ कि उस इंस्टीट्यूशन के आसपास का स्पेस तो अच्छा है ही, कि वहाँ पे आप एक आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं पढ़ाई के दौरान। दूसरा हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन खुद हॉस्टल के माध्यम से ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहा होगा। फिर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स क्या हैं, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ है कि नहीं है। देखिए इसमें क्या बात समझने वाली है, आप जब दिल्ली आएंगे ना, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक ध्यान, आपको एक चीज़ ध्यान आएगी यहाँ पर, आप देख पाएंगे उसे। मेट्रो स्टेशन की हम बात करें तो वहाँ पे भी पीली पट्टियाँ हैं, उस पर गोल गोल है ना उभरा हुआ है, ताकि जो इंसान देख नहीं सकता वो आराम से चल सके। इसी तरह फुटपाथ पे बना हुआ है। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपको सीढ़ियाँ भी दिखेंगी, पेवमेंट्स भी दिखेगा, लिफ्ट भी दिखेगी कई जगहों पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो लोग भी यहाँ पे आके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक एक्सेसिबल स्पेस है। फिर आपको एक पैमाना मिलता है परसेप्शन का, कि पीयर परसेप्शन कैसा है, एकेडमिक पीयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में उस इंस्टीट्यूशन को लेके क्या विचार हैं, क्या सोच है। मान लीजिए अगर किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे लोग ही कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज नहीं है, तो वहाँ जाहिर सी बात है आप मत जाइए अपनी पढ़ाई करने, है ना। तो एनआईआरएफ क्या करता है, सरल शब्दों में हमें बहुत सारे मानकों के माध्यम से एक पूरा ढांचा देता है, एक मेथड देता है, एक तरीका देता है कि हम इंस्टीट्यूशंस को रैंक कर सकें। अब इसी में जब हम बात करेंगे अपने प्रश्न पर कि वो स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जो अच्छी हैं, मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है, आपको स्टेट यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म भरने हैं, उनका भी नाम डालना है, तो आपको पता होगा ना कि हम इस फॉर्म में कौन सी यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, कहाँ हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए पता करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज काफ़ी अच्छी कहलाती हैं। देखिए ये जो लिस्ट है, इंडिया रैंकिंग्स 2024, इसी साल की लिस्ट है, टॉप 50 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। अब इसमें मैंने क्या किया है, टॉप 20 का यहाँ पर नाम
डाल दिया है ना, 20 जो टॉप के हैं उनका नाम डाल दिया लिस्ट का पूरा स्क्रीनशॉट, इसलिए मैं लेके आया कि आपको सीधा सरकारी रिपोर्ट से पता लग जाए। अब जैसे पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है, अन्ना यूनिवर्सिटी है ना, ये पहली यूनिवर्सिटी। देखिए अन्ना यूनिवर्सिटी को कायदे से एक और बात के लिए जाना जाता है, इसे इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये स्टैब्लिश्ड है चेन्नई में, तमिलनाडु, रैंक 1 इसको मिला है। कि अगर आपको ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, जहाँ पे टेक्निकल पढ़ाई बहुत अच्छी हुआ करती थी और आज भी होती है, तो उसमें नाम किसका आएगा, अन्ना यूनिवर्सिटी का। रैंक 2 पे आप देख लीजिए जादवपुर यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, रैंक नंबर 2 इसको मिला है। अब देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये दरअसल बहुत पहले बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से स्टैब्लिश की गई थी और ये कोलकाता में स्थित है। आज यहाँ पे केवल टेक्निकल पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि जो लोग जादवपुर से पढ़ के आते हैं वो अपने बीए के बाद जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि विदेशों के एंट्रेंसेस को क्वालिफाई करने में सक्षम होते हैं। आज के समय पर जादवपुर यूनिवर्सिटी का ह्यूमैनिटीज का सेक्शन, लिटरेचर का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा और जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेने में बिल्कुल भी संकोच या आपको निसंदेह वहाँ एडमिशन ले लेना चाहिए। अगली यूनिवर्सिटी का नाम देख लीजिए, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में स्थित है, रैंक नंबर 3 इसको मिला है। देखिए सावित्रीबाई फुले बहुत कमाल की महिला थी, ये भी कहा जाता है कि सबसे पहला महिलाओं के लिए स्कूल किसी ने इंडिया में बनाया तो वो सावित्रीबाई फुले थी। तो सावित्रीबाई फुले के नाम पे इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया है। और ये यूनिवर्सिटी को भी, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि एक यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए भी किया जाता है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई लिखाई अलग अलग स्ट्रीम्स में कराई जाती है। अगला यूनिवर्सिटी का नाम देखिए, कैलकटा यूनिवर्सिटी है हमारे पास, अगेन कोलकाता, रैंक नंबर 4 इसको दिया गया है। कैलकटा यूनिवर्सिटी भी इनिशियली अंग्रेजों के ज़माने में इसको स्टैब्लिश किया गया, धीरे धीरे ये अपना दायरा फैलाते हुए आज एक यूनिवर्सिटी बनकर उभरी है। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो आगे के नाम भी आपको बड़े इंटरेस्टिंग दिखेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, इसका तो ढांचा ही इतना कमाल का है, आप इस यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग को जाके देखेंगे, आर्किटेक्चर को, तो आपको मन करेगा यहीं आदमी थोड़े समय के लिए रह के बस इस बिल्डिंग को हम देखते रह जाएं। आज के समय पर पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से चंडीगढ़ में स्थित है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई वहाँ पे हो रही है और वहाँ से नए नए रिसर्चर्स भी आगे निकल के सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक कल्चरल सेंटर भी आपको नया फीलिंग देगा, पंजाब का एक डिफरेंट कल्चरल मिलियू है, उसे भी आपको अनुभव करने का मौका मिलेगा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको होगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। फिर हमारे पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में न केवल इंडियंस बल्कि विदेशी लोग भी आके उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। इन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी लेते हैं, उस्मानिया में भी लेते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक इटालियन दोस्त है जिसने यहाँ से अपना एक एमए का डिग्री परस्यू किया था। यहाँ पर भी आपको बहुत ही डिटेल्ड और फाइन पढ़ाई कराई जाती है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम भी गिना जाता है। तो ये कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम है। जैसे कि इसी में मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में ही स्थित है। अगर आप टेक्निकल और स्किल बेस्ड पढ़ाई को अच्छा करना चाहते हैं कि आपकी वोकेशनल डिमांड बढ़ जाए और आप मार्केट में जाके प्लेसमेंट देख सकें, तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक आपको मौका देती है। साथ ही साथ केरला यूनिवर्सिटी है, आंध्रा यूनिवर्सिटी है ना, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी है। ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम टॉप 20 में है। जब आप सीयूईटी के बारे में सोच रहे हैं और अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी एक अच्छे विकल्प की तरह देख सकते हैं। अब मैं इसी वीडियो में आपसे दो बातें और करने का सोच रहा था। वो क्या है, देखिए एक तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छी हैं। इसी के साथ साथ एनआईआरएफ की रिपोर्ट में हमें एक और जानकारी मिलती है जो मुझे लगा कि मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे कि हमारे पास है टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटीज़। इसमें सबसे पहला नाम है इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली में स्थित है, रैंक 1 इसको दिया गया है। फिर हमारे पास नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी है और तीसरे नंबर पर हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है। ये तीनों के तीनों ओपन यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, अगर आपको स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिल रहा है एडमिशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिल रहा है और आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, तो आप इन तीन यूनिवर्सिटीज़ का सहारा ले सकते हैं। और इसमें अगर आप मान लीजिए इग्नू का सहारा लें, तो इग्नू के तो नोट्स के दम पे आज के समय पे लोग सिविल सर्विसेज जैसे डिफिकल्ट एग्जाम को
क्वालिफाई करते हैं। इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, मैं कई सारे ऐसे छात्रों को जानता हूं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन इग्नू से किया, किसी ने मास्टर्स इग्नू से किया, और उसके बाद वो लोग जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकालकर वहां पे पीएचडी या एमए में एडमिशन लेने में सफल हुए थे। तो एक ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके नोट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, प्रोफेसर्स मिल के इस नोट्स को बनाते हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो कहलाता है, और वो रेफरेंस मटेरियल आप अगर ढंग से पढ़ लें और समझ लें तो आप अच्छे खासे गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ टॉप 3 स्किल यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे कि सिम्बायसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, हमारे पास श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, और भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें केवल टेक्निकल या तुरंत के जो कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं, डेटा स्किल्स हैं, है ना, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड स्किल है, कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल है, अगर उसको डेवलप करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो इन 3 यूनिवर्सिटीज के मॉडल से इनमें एडमिशन लेके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो कहीं पर भी बिल्कुल भी आप अपने मन को हतोत्साहित न करें। जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते हुए हमेशा ध्यान रखें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो अच्छी हैं ही, इसके अलावा बहुत सारी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं कि अगर उसको भी आप अपने लिस्ट में डाल दें तो टॉप 5 ही सही, टॉप 10 ही सही, और मान लीजिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पर वहां एडमिशन मिल रहा है, तो इसमें एडमिशन को लेना बिल्कुल भी गलत या खराब डिसीजन नहीं होगा। फिर ये आपके ऊपर होगा प्यारे दोस्तों कि आप आगे चलकर प्रॉपर अपना 3-4 साल का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं या दोबारा से सीयूईटी के माध्यम से किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन पढ़ाई के स्तर पर ये कई सारी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टक्कर देने में सक्षम है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी आपके साथ साझा करना चाह रहा था। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।